अगर मैं किसी ऐसे होनहार छात्र की बात करूं जिसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैथ्स में 92% अंक लिए हों और फिर 12वीं में फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय में 87% स्कोर किया हो, तो दिमाग में एक बहुत ही सुलझी हुई तस्वीर आती है ना? बिल्कुल। मतलब ऐसे इंसान के लिए तो इंजीनियरिंग के फॉर्मूले या फिर कॉलेज का कोई बेसिक मैथ्स का पेपर बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। सही कहा। लेकिन आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास से शुरुआत कर रहे हैं। यही तेज दिमाग वाला छात्र अचानक से अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एक बेहद बेसिक मैथ्स के पेपर में बुरी तरह फेल हो जाता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विफलता का कारण कोई मुश्किल सिलेबस या पढ़ाई की कमी नहीं थी। इसका कारण था दोपहर 1 बजे पिता की दुकान से बिना पूछे उठाया गया एक मामूली सा टूथपेस्ट। ये तो सच में किसी डार्क कॉमेडी जैसा लग रहा है। मतलब एक टूथपेस्ट और कॉलेज के गणित के पेपर का आपस में क्या ही लेना देना हो सकता है? यही बात मेरे भी दिमाग में घूम रही थी। तो बात यह है कि हाल ही में मैंने डिजिटली सक्सेस नाम के YouTube चैनल पर आशीष गुप्ता की कहानी देखी। उनके इंटरव्यूज और ट्रांसक्रिप्ट का गहराई से अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि ये कोई आम फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली कहानी नहीं है। आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो किसी की सफलता का गुणगान करना नहीं है, बल्कि उस मानवीय मनोविज्ञान को डिकोड करना है जो तब सक्रिय होता है जब इंसान का पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। अक्सर लोग सफलता की कहानियों को सिर्फ अंतिम नतीजे के नजरिए से देखते हैं, है ना, कि भाई कैसे कोई शून्य से शिखर तक पहुंच गया। बिल्कुल। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, इस पर कम ही बात होती है। हम आज समझेंगे कि कैसे संसाधनों का भारी अभाव इंसान के सोचने समझने के तरीके को, उसके पूरे न्यूरल नेटवर्क को एकदम रीवायर कर देता है, और कैसे एक टूथपेस्ट जैसी छोटी सी चीज किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा बवंडर ला सकती है जो उसे अंततः एक सफल IT कंपनी के CEO की कुर्सी तक पहुंचा दे। तो इस मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। टूथपेस्ट वाली घटना को समझने से पहले उस दबाव को समझना जरूरी है जिसमें आशीष का बचपन बीता। बिल्कुल, नींव समझना जरूरी है। हाँ। तो बात अयोध्या के एक बेहद गरीब स्लम इलाके की है। एक ऐसा माहौल जहां दादाजी साइकिल पर फेरी लगाते थे, मेलों में मूंगफली बेचते थे। अगर इस इंसान के बचपन के शौक पर गौर करें तो वो सड़क से खाली माचिस की डिब्बियां और कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन उठाना था, या फिर कंचे खेलना। यहाँ ये जो माचिस की डिब्बियां और ढक्कन जमा करने वाली बात है ना, अगर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही असाधारण बात है। सच में? वो कैसे? मुझे तो ये बस एक गरीब बच्चे का टाइम पास लगा। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है क्योंकि खेलने के लिए महंगे खिलौने नहीं है। लेकिन असल में जब कोई बच्चा चीजों को इस तरह इकट्ठा करता है, उन्हें अलग अलग डिब्बों में रखता है या छांटता है, तो वो अनजाने में ही सिस्टम बनाने या वर्गीकरण की पहली ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो बच्चा अपने दिमाग में पैटर्न्स को पहचानना सीख रहा है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। अगर हमें इसे भविष्य के नजरिए से देखें तो एक IT कंपनी के सर्वर मैनेजमेंट या डेटा पैटर्न में भी तो मूल रूप से यही क्षमता काम आती है, अव्यवस्थित डेटा को एक सिस्टम में ढालना। ये नजरिया सच में चौंकाने वाला है। मतलब बचपन के उन धूल भरे खेलों में ही भविष्य की डेटाबेस मैनेजमेंट की नींव रखी जा रही थी। एकदम सही। खैर, घर में पढ़ाई का कोई खास माहौल तो था नहीं, इसलिए दूसरी क्लास में उन्हें अपनी बुआ के घर इटारसी भेज दिया गया। फिर 4 साल वहां बिताने के बाद जब वापसी हुई तब जाकर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिला, और यहीं से एक ऐसा सपना पनपा जो हमारे समाज में सफलता का अंतिम पैमाना माना जाता है, IIT में जाने का सपना, जो कि हर होनहार बच्चे का होता है। हाँ, वो तैयारी के लिए कानपुर भी गए, लेकिन यहाँ आकर वास्तविकता सपनों से टकराती है। संसाधनों और पैसों की भारी कमी के कारण वो उस प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए। बहुत बुरा हुआ। और क्योंकि किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की भारी भरकम फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में उन्हें एक साधारण से BSc कोर्स में दाखिला लेना पड़ा और अपना खर्च निकालने के लिए सिर्फ 250 रुपए महीने में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था उनकी जिंदगी में। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर IIT नाम की एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का टिकट लिया हो।
और अचानक कोई उसे धक्का देकर एक बहुत ही धीमी चलने वाली खचाखच भरी पैसेंजर ट्रेन में धकेल दे, जो हर छोटे स्टेशन पर रुकती है। बहुत ही सटीक उपमा दी रहे आपने। और देखिए, ये सिर्फ ट्रेन की गति कम होने या रास्ता बदलने का मामला नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक बहुत गहरा पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, जब कोई युवा सालों तक आईआईटी की तैयारी करता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो अपने दिमाग में भविष्य के एक सफल इंजीनियर की पहचान को ओढ़ लेता है। बिल्कुल सही कहा। उसका पूरा आत्मसम्मान उसी एक लक्ष्य पर टिक जाता है। तो जब वो बुलेट ट्रेन छूटती है तो सिर्फ परीक्षा नहीं छूटती, वो पूरी गढ़ी हुई पहचान चकनाचूर हो जाती है। ये एक ढांचागत विफलता है जहां जरूरत और जुनून के बीच का फर्क पैसों की कमी पूरी तरह मिटा देती है। और यहीं पर वो कुंठा और हताशा इंसान के भीतर ज्वालामुखी की तरह जमा होने लगती है। मतलब जब सपनों और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ जाए तो वो मानसिक दबाव किसी न किसी बिंदु पर तो फूटता ही है। बिल्कुल फूटता है। और इस मामले में वो बिंदु कोई बहुत बड़ी या नाटकीय घटना नहीं थी, बल्कि वो एक टूथपेस्ट था। वो दोपहर 1 बजे वाली घटना जो इस पूरे सफर का टर्निंग पॉइंट बनी। हाँ, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि पिता पहले से ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि बेटा सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था और दुकान पर हाथ नहीं बटाता था। फिर वो दोपहर आती है, बेटा बिना पूछे दुकान से ब्रश करने के लिए एक टूथपेस्ट उठा लेता है। बस इस एक छोटी सी बात पर पिता बुरी तरह भड़क जाते हैं और बात इतनी बिगड़ती है कि बेटा उसी वक्त अपना घर छोड़ देता है और बगल में अपने दादाजी के एक पुराने टूटे फूटे मकान में शिफ्ट हो जाता है और कसम खा लेता है कि अब किसी से एक भी पैसा नहीं लेगा। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला पल रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहती हूँ। मुझे इस बात पर सच में उलझन हो रही है। पूछे। जिसमें वो हमेशा टॉपर रहा हो, क्या ये सिर्फ चोट खाए हुए ईगो की बात थी? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कंप्यूटर का हार्डवेयर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अचानक 2 और 2 जोड़ने जैसी बेसिक कैलकुलेशन पर आके पूरी तरह हैंग हो गया। ये कंप्यूटर हैंग होने वाली बात केवल एक रूपक नहीं है, ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर खरी उतरती है। इसे समझने के लिए हमें सर्वाइवल मोड और कॉग्निटिव लोड यानी संज्ञानात्मक भार को समझना होगा। अच्छा, देखिए, जीवन में प्रेरणा होना, ध्यान केंद्रित करना या परीक्षा में टॉप करने की चाहत रखना, ये सब असल में एक लग्जरी है, एक विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार मतलब सर्वाइवल के सामने मैथ्स फेल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई इंसान अचानक बेघर हो जाता है, जब उसे ये नहीं पता होता कि अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, तो उसका दिमाग एक अलग ही रासायनिक स्थिति में चला जाता है। हमारे दिमाग के अगले हिस्से में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो लॉजिक और फैसलों के लिए होता है। एकदम सही। ये हिस्सा लॉजिक, गणित और जटिल सोच के लिए जिम्मेदार है। जब अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो दिमाग की अलार्म प्रणाली सक्रिय हो जाती है। उस वक्त दिमाग अपनी 90% प्रोसेसिंग पावर सिर्फ इस बात में लगा देता है कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। ओह, तो मतलब कॉग्निटिव ओवरलोड हो गया। हाँ, उस भारी लोड के कारण उस लड़के के पास गणित के फॉर्मूले प्रोसेस करने के लिए मानसिक बैंडविड्थ बची नहीं थी। उसका सिस्टम वास्तव में हैंग हो गया था, ईगो की वजह से नहीं, बल्कि मानसिक संसाधनों के खत्म हो जाने की वजह से। और इसी झटके से जन्म होता है हाइपर इंडिपेंडेंस का, यानी अत्यधिक आत्मनिर्भरता। हाइपर इंडिपेंडेंस मतलब एक ऐसी जिद कि अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। बिल्कुल, ये अक्सर एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। इंसान को लगता है कि किसी पर भी निर्भर होना खतरे की घंटी है और यही डर उसे मशीन की तरह काम करने पर मजबूर कर देता है। ये विश्लेषण तो बहुत कुछ साफ कर देता है। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई थी और इसी अति आत्मनिर्भरता ने उन्हें एक ऐसी रूटीन में धकेल दिया जो किसी भी आम इंसान की कल्पना से परे है। क्या रूटीन था उनका? घर छोड़ने के बाद जीवित रहने की जिद ने उन्हें लखनऊ शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। वहां उन्होंने एक ट्यूशन ब्यूरो ज्वाइन किया और उनका जो रूटीन था, दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगातार घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना। बाप रे। और यही नहीं, रात 12 बजे के बाद खुद खाना बनाना, फिर रात भर जागकर अगली सुबह 5:30 बजे की क्लास के लिए खुद 12वीं की फिजिक्स पढ़ना और सोने का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। ये तो सुनकर ही दिमागी थकान महसूस हो रही है। कोई भी सामान्य शरीर इस तरह से काम करने के लिए नहीं बना है। एकदम सही कह रहे हैं। अगर मैं अपनी पिछली उपमा को आगे बढ़ाऊं तो ये रूटीन एक ऐसे कंप्यूटर इंजन की तरह है जिसमें कोई कूलिंग फैन नहीं लगा है। बहुत सही। इंसान के शरीर के लिए कूलिंग फैन क्या है? गहरी नींद और सुरक्षा की भावना।
जब इन चीजों को हटा दिया जाता है तो शरीर सिर्फ एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल के सहारे 100% कैपेसिटी पर दौड़ने लगता है और बिना कूलिंग फैन का इंजन कभी ना कभी तो क्रैश होगा ही। बिल्कुल क्रैश होगा। यही कारण है कि इस तरह का बेतहाशा हसल बहुत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वो जो 3 साल तक दिन में 16 घंटे ट्यूशन पढ़ाने का दौर था ना, हाँ? वही असल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड MBA साबित हुआ। रियल वर्ल्ड MBA ट्यूशन पढ़ाने से? बिल्कुल। सोचिए, जब कोई व्यक्ति हर दिन अलग अलग मानसिकता वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके माता पिता को हर महीने अपनी उपयोगिता के लिए राजी कर रहा है, तो वो अनजाने में ही संवाद कौशल और सेल्स की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग ले रहा होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये जमीनी ट्रेनिंग ही उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तैयार कर रही थी। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। फिर आता है मई 2008 का समय। BSc खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने अखबार में एक फार्मा कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव की नौकरी का विज्ञापन देखा। मजे की बात यह है कि उन्हें इस पद का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन इंटरव्यू के लिए जाना था और उनके पास पहनने के लिए एक फॉर्मल टाई तक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, जिस बच्चे को वो पढ़ाते थे उसकी माँ से एक टाई उधार मांगी। फिर 36 घंटे वेटिंग लिस्ट के टिकट पर सफर करके वो पुणे के एक आलीशान होटल में पहुंचे जहां उनकी 16 दिन की ट्रेनिंग होनी थी। वो उधार की टाई वाला हिस्सा मुझे बहुत प्रतीकात्मक लगा। वो उधार की टाई सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं थी। मनोविज्ञान के नजरिए से इसे हम कॉर्पोरेट कैमोफ्लाज या कॉर्पोरेट छलावरण कह सकते हैं। कॉर्पोरेट छलावरण मतलब खुद को छिपाना। हाँ, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से जुड़ा है। जब कोई निचले तबके या संघर्ष भरे बैकग्राउंड से आता है तो समाज उसे तब तक वैध नहीं मानता जब तक उस पर किसी बड़ी कंपनी का ठप्पा ना लगा हो। बिल्कुल, ट्यूशन पढ़ाने को लोग सीरियस जॉब नहीं मानते। सही कहा। तो वो उधार की टाई उस आलीशान दुनिया में खुद को फिट करने और समाज की नजरों में खुद को साबित करने के लिए पहना गया एक मुखौटा था। बहुत ही प्रभावशाली विचार है ये। तो वो सड़क की दुनिया से निकलकर एक सुरक्षित कॉर्पोरेट ढांचे में उस टाई के सहारे दाखिल हुए और वहां से जो उनकी सफलता का ग्राफ ऊपर गया वो वाकई कमाल है। दिल्ली में 12,000 रुपए की शुरुआती सैलरी से सफर शुरू हुआ। फिर लखनऊ और चंडीगढ़ में काम करते हुए सैलरी 50-60 हजार तक पहुंच गई और फिर साल 2013 तक उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो सर्वाइवल मोड वाले इंसान का अंतिम लक्ष्य होता है, एक घर खरीदना। बहुत बड़ी बात है। उनने घर खरीदा, 4 मंजिलें बनवाई और रेंटल इनकम शुरू हो गई। साथ ही वेब डिजाइनिंग की अपनी IT कंपनी भी खड़ी कर दी। लेकिन कहानी यहाँ आकर एक बहुत ही अजीब यू टर्न लेती है। यू टर्न? कैसा यू टर्न? एक ऐसा यू टर्न जहां वो व्यक्ति खुद ये स्वीकार करता है कि सिर्फ पैसा कमाते रहना, अपनी तिजोरी भरते जाना एक पूरी तरह से बकवास आइडिया है। अच्छा। जो इंसान कभी 250 रुपए के लिए धक्के खाता था वो अचानक कहने लगता है कि स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति ही असली प्राथमिकता होनी चाहिए। वो ईमानदारी के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हैं। यहाँ तक कि जब कॉपीराइट की जानकारी ना होने के कारण उनका पुराना YouTube चैनल जिस पर करीब 300 या 400 वीडियो थे अचानक डिलीट हो गया तो उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा शून्य से शुरुआत की। अब यहाँ मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या ये सच में किसी तरह का दार्शनिक ज्ञान या एनलाइटनमेंट है या फिर ये सिर्फ उस बिना फैन के कंप्यूटर इंजन का पूरी तरह से क्रैश हो जाना यानी बर्नआउट है? क्या पैसे की निरर्थकता की बात करना सिर्फ उस भयानक थकान का नतीजा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत में छिपा है, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान गहरे पानी में डूब रहा है। उस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हवा खींचने और अपनी जान बचाने पर होता है। उस वक्त उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि पानी का तापमान ठंडा है या गर्म, या पानी साफ है या गंदा। जाहिर है उस वक्त तो बस सतह पर आना ही लक्ष्य होता है। एकदम सही। वो जो टूटे हुए मकान में रहने का दौर था या वो 16 घंटे ट्यूशन पढ़ाने का रूटीन, वो मैस्लो के पिरामिड का सबसे निचला स्तर था। रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई। वो इंसान जीवन के गहरे पानी में डूब रहा था। लेकिन जैसे ही सुरक्षित नौकरी मिली, घर बना और किराए की आय आनी शुरू हुई तो वो इंसान असल में उस पानी से बाहर आ गया। अब सर्वाइवल का जो अलार्म सालों से बज रहा था वो शांत हो गया। ओह,
तो अलार्म बंद होते ही उन्हें बाकी मानवीय जरूरतों का एहसास होना शुरू हुआ। बिल्कुल, पानी से बाहर आते ही इंसान को तापमान भी महसूस होता है और आसपास की दुनिया भी दिखाई देती है। उस आर्थिक आज़ादी ने उन्हें वो मानसिक स्पेस दिया जहां वे पिरामिड में सबसे ऊपर पहुंच सकें। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मबोध कहा जाता है। मतलब ये कोई बर्नआउट नहीं था? नहीं, ये चेतना का विकास है। उन्हें समझ आ गया कि पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपको डूबते पानी से बाहर निकाल सकता है, लेकिन पानी से बाहर आने के बाद की जिंदगी रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से बनती है। असली सफलता इसी संतुलन में है। क्या बात है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये कहानी हमें बताती है कि हमारी विफलताएं, हमारी मजबूरियां और वो कठिन रास्ते जो हमें चुनने पड़ते हैं, वो अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप होते हैं। एकदम सही निष्कर्ष है। आज के दौर में जहां हसल कल्चर को 24 घंटे महिमा मंडित किया जाता है, ये कहानी सिखाती है कि हसल कल्चर सर्वाइवल के लिए एक शानदार औजार हो सकता है, लेकिन ये पूरी जिंदगी जीने का कोई स्थायी तरीका नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये चर्चा सोचने पर मजबूर करती है कि आज की जो हमारी मुश्किलें हैं, संभवतः वही कल हमारा सबसे बड़ा हथियार बन रही हैं। लेकिन यहाँ एक चुभता हुआ सवाल भी है। वो क्या? क्या जीवन का वो असली संतुलन समझने के लिए उस भयानक मानसिक तनाव और सर्वाइवल मोड की आग से गुजरना सच में जरूरी है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या हम बिना जले आग की तपिश नहीं समझ सकते? खैर, जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने बात नहीं की। हमने जिक्र किया था कि उनके उस पुराने चैनल पर 300 वीडियो थे जो डिलीट हो गए और अब वो अपनी कहानी, अपने आघातों को बिल्कुल शून्य से फिर से गढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है, जब कोई व्यक्ति अपने अतीत को, अपने गहरे मानसिक आघातों को बार बार नए सिरे से दुनिया को सुनाता है, तो क्या वक्त के साथ उस कहानी के मायने खुद उस व्यक्ति के लिए भी बदल जाते हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हमारे अतीत को देखने का नजरिया ही ये तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा? जरा सोचिए, उस दिन दोपहर 1 बजे जब उस लड़के ने वो मामूली सा टूथपेस्ट उठाया था, तो क्या सच में उस एक टूथपेस्ट ने उसे घर से बेदखल कर दिया था, या फिर उस एक टूथपेस्ट ने उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया था? इसी गहरे और उलझे हुए विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।